सभी प्यारे गुलदस्तों को प्यार भरा नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सभी के। आज की इस कक्षा में भारत का सामान्य परिचय जो हमारा कई दिनों से चल रहा था, कई क्लास से हमने उसके बारे में करी। आज की इस कक्षा में भाई साहब अपन उसकी क्या बनाने वाला है, चील गाड़ी बनाने वाला है। और आज की ये कक्षा होगी वो लास्ट कक्षा होगी भारत के सामान्य परिचय को लेके। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसके ऊपर बढ़ जाएंगे। तो आज ये हमारी अंतिम कक्षा है भारत के सामान्य परिचय को लेकर। और इस कक्षा में हमारे जो दो टॉपिक शेष बच चुके थे, एक तो भारतीय मानक समय रेखा और एक भारत के समुद्री सीमा क्षेत्र के बारे में, आज की इस कक्षा में हम बेहतरीन ढंग से जानने वाले हैं। तो करते हैं कक्षा को शुरू। आप भी मेरे साथ पेन और पेपर लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की कक्षा। बहुत ही ऐसे नए नए फैक्ट हम जानने वाले हैं। कुछ बातें करेंगे प्रश्नों के ऊपर, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। आप तो मेरे से पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि कैमरे के सामने तो मैं हूं, आप थोड़ी हो। तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। तो करते हैं कक्षा को शुरू। जी सर करो शुरू, फालतू की भाषणबाजी तो किया मत करो। आप आके बिल्कुल फैल जाते हो कैमरे के सामने, भाई साहब ऐसे वैसे ऐसे वैसे। चलो जी, हम शुरू करते हैं। किसके बारे में, पहले अपन आईएसटी के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ लेते हैं, आईएसटी के बारे में। अब ये आईएसटी क्या होती है सर जी? आईएसटी होती है भारतीय मानक समय रेखा। क्या होती है? भारतीय मानक समय रेखा। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अपने को पता है कि जो हमारी देशांतर रेखाएं होती है वो किस चीज का निर्धारण करती है सर? किसी स्थान की स्थिति को तो करती है, इसके साथ में अगर सिंगल रूप में अगर मैं इसको पूछूं तो ये हमारे समय को इंडिकेट करती है। किसको इंडिकेट करती है? टाइम को इंडिकेट करती है देशांतर रेखाएं। इसी के साथ जो हमारी लैटिट्यूड होती है, अक्षांश रेखाएं होती है, ये इंडिकेशन देती है किसकी ओर? टेम्परेचर की ओर देती है। तापमान को ये हमें बताती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला प्रश्न यहीं से मैं आपसे पूछ लेता हूं कि भारत की सॉरी विश्व की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है और उसकी लंबाई कितनी है? ठीक है। राजस्थान के भूगोल जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था 40,076 किलोमीटर, जिसकी क्या आती है? लेंथ आती है। भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं, ये विश्व की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, ठीक है। 40,000 हो गया ना, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार हो गया 40 में, ठीक है। तो अपन आज की कक्षा में किसके बारे में पढ़ेंगे? आईएसटी के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज इसके बारे में, ये जो भारतीय मानक समय रेखा है ये 82.5 डिग्री को माना गया है या लिया गया है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को लिया गया है, ठीक है, पूर्वी देशांतर को। ये जो हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये हमारी 0 डिग्री जो देशांतर जिसको अपन क्या बोलते हैं सर जी? उसको तो हम जीएमटी बोलते हैं। तो उस जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। कितना घंटे आगे है? 5.5 घंटे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 0 डिग्री कहां से होकर गुजरती है? तो आपका जवाब रहेगा सर ये लंदन से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है 0 डिग्री? लंदन से होकर गुजरती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो सपोज देन एक छोटा सा प्रश्न देखते हैं अपन। जब आप 11th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ते हो तो वहां पे आपका आता है ये ऐसा वाला प्रश्न आता है कि भाई आपको 0 डिग्री के टाइम दे देगा, उसके आधार पे आपसे पूछेगा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे क्या समय हो रहा है, 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पे क्या समय हो रहा है। ऐसे वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी आपके यहाँ पे नहीं है, ठीक है। फिर भी अपन देख लेते हैं। जैसे सपोज देन 5.5 घंटे आगे कैसे, इसको कैसे समझते हैं? सपोज करो 0 डिग्री देशांतर पे दोपहर के क्या बज रहे? 12 बज रहे। कितने बज रहे? 12 बज रहे। तो बताओ यहाँ पे कितने बज रहे होंगे? तो इनमें 5.5 घंटे ऐड कर दो। ये अपने 12 बज रहे और इसमें 5.5 ऐड कर दो, तो 30 मिनट। 12 और 6 कितना हुआ? 7। और ये लो जी 5.5 बज रहे होंगे। 17:30 का मतलब होता है 5.5 बज रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर सपोज करो यहाँ पे 1 बज रहा हो तो दोपहर का, तो यहाँ पे सर 6:30 बज रहे होंगे। सपोज करो यहाँ पे 2 बज रहे हो तो सर यहाँ पे 7:30 बज रहे होंगे। ऐसे टाइम की गणना की जाती है, ठीक है। तो ऐसा भी टाइम पूछा जा सकता है। तो अपना जो भारत का जो समय है, मानक समय है, वो 0 डिग्री यानी कि जीएमटी से कितना आ गया है? 5.5 घंटे आ गया। ये बात अपने को ध्यान रखनी। ये जो आईएसटी है, ये जो आईएसटी है ये हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से, 5 स्टेट से होकर गुजरती है। कैसे गुजरती है अब देखो। यहाँ पे मैं एक भारत का इत्तू सा एक बना लेता हूँ मैप। क्या बनाया मैंने? मैप, ठीक है। ये मैप बना लिया मैंने। दिख तो रहा है ना आपको? मैं भी देख लेता हूँ एक बार कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा।
अरे वाह, शानदार दिख रहा है, टेंशन नहीं। मतलब ये जो हमारी आईएसटी है, ये आईएसटी यहां से होके गुजरती है ऐसे, ठीक है। ये कौन है अपनी आईएसटी, आईएसटी 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब ये कितने राज्यों से होके गुजरती है, मैंने कहा 5 राज्यों से। देखो यहाँ पे आता है अपना उत्तर प्रदेश, क्या आता है यूपी, यूपी के बाद में आता है एमपी, एमपी के बाद में आएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में आएगा अपना ओडिशा, ओडिशा के बाद में आएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 5 स्टेट हो गए। यहाँ पे लिखू मैं नाम, पहला आता है हमारा उत्तर प्रदेश, क्या आता है, उत्तर प्रदेश। सेकंड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। 3 नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, कौन सा, छत्तीसगढ़। 4 नंबर पे आता है हमारा उड़ीसा, ओडिशा। और 5 नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। आया समझ में? जी सर, समझने वाले तो कोई बात ही नहीं थी इसमें, ठीक है। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक आपसे पूछ लेता है भाई सबसे ज्यादा आईएसटी किस राज्य में और सबसे कम किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा आईएसटी आती है अपने छत्तीसगढ़ में। कहाँ आती है सर्वाधिक, छत्तीसगढ़ में आती है। उसके बाद में सबसे कम, एक सबसे कम पूछा जाता है तो न्यूनतम आती है हमारे आंध्र प्रदेश में। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। 5 राज्यों से आईएसटी होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में और सबसे कम आंध्र प्रदेश में न्यूनतम इसकी लंबाई आती है, ठीक है। ये बातें हो गई। और क्या ध्यान रखना अपने को, ये जो आईएसटी है यहाँ पे अपना पूर्वी पूर्वी घाट है कि नहीं, ये लो ये पूर्वी घाट बना दिया, ये पूर्वी घाट है ना, यानी कि ये जिस पर्वत से होकर गुजरती है उस पर्वत का नाम है पूर्वी घाट। ये प्रश्न भी पूछा गया है, ठीक है। तो आईएसटी कौन से पर्वत से होकर गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा पूर्वी घाट पर्वत से होके ये गुजरती है, ठीक है। इसे जो भी उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के नैनी मिर्जापुर से, नैनी मिर्जापुर से ये मानक समय लिया गया है, से मानक समय लिया गया है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ये मानक समय कहां से लिया गया है, उत्तर प्रदेश के नैनी मिर्जापुर से, या प्रयागराज भी देखने को मिल सकता है, प्रयागराज भी आपको देखने को मिल सकता है। मानक समय लिया गया है ये 82.5 डिग्री, ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये बातें हो गई आईएसटी के बारे में। अब एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, अपन ने पिछली कक्षा में कर्क रेखा के बारे में जाना, जी सर जाना था। तो कर्क रेखा हमारे यहां से होकर गुजरती है कि नहीं गुजरती, जी सर गुजरती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा और ये जो आईएसटी है, एक प्रश्न यहां से ये बनने की संभावना है कि कर्क रेखा और जो आईएसटी है, भारतीय मानक समय रेखा है, ये दोनों एक स्थान पे काटती है। भाई काटेंगे, एक ऊपर से आ रहे, एक बीच में से काट रही है, तो कहीं ना कहीं एक स्थान पे तो प्रतिच्छेद करेंगे कि नहीं करेंगे, जी सर करेंगे। तो वो स्थान कौन सा है, कई बार वो प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जो हमारी आईएसटी और कर्क रेखा है, कौन कौन, आईएसटी और कर्क रेखा, यहाँ पे एक पॉइंट बना लू मैं, ये जो हमारी आईएसटी है और कर्क रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को काटती है छत्तीसगढ़ में। कर्क रेखा एक दूसरे को, कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है, छत्तीसगढ़ में। बस सर छत्तीसगढ़ ही बताओगे क्या, नहीं जी थोड़ा सा और देख लो। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला, ठीक है, सूरजपुरा जिला, बस जिला ही बताओगे, अरे ले भाई गांव भी ले ले। सूरजपुरा जिला के भैंसा मुंडा गांव में, कौन से गांव में, भैंसा मुंडा गांव में एक दूसरे को काटती है। ये बात भी ध्यान रखनी है, गांव में एक दूसरे को काटती है, ठीक है, काटती है। ये लो जी, ये सारी बातें हो गई अपने किसको लेकर, आईएसटी को लेकर, ठीक है। आईएसटी कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है, जिले के वैसा मुंडा गांव में काटती है। एक दूसरे तो मैंने पहले लिख लिया था, ठीक है। एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सूरजपुरा जिले के भैंसा मुंडा में, भैंसा मुंडा गांव में काटती है, ठीक है। एक बार फटाफट से रिवीजन कर ले इसका, जी सर कर लो। आईएसटी भारतीय मानक समय रेखा, जो कि एक देशांतर रेखा है, जो किसका निर्धारण करती है, समय का निर्धारण करती है। देखो भारत के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश है पूर्व दिशा में है, वहां पे सूर्य 2 घंटे पहले उदित हो जाता है और गुजरात में 2 घंटे बाद में उदित होता है। तो बताओ 2 घंटे का फर्क आया कि नहीं आया, और दोनों जो भारत के देश है वहां पे घड़ियां समान समय बताती है। उसका कारण क्या है, आईएसटी है उसका कारण। अगर आईएसटी नहीं हो
तो अरुणाचल प्रदेश का समय अलग रहेगा और गुजरात का समय अलग रहेगा। इसी समय की गणना को सटीकता से निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग लिया गया? IST का उपयोग लिया गया। ठीक है, कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। क्रम ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण का, दक्षिण से उत्तर का। सबसे पहले आता है उत्तर में अपना क्या? उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे उत्तर में उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश आता है सेकंड नंबर पे, 3 नंबर पे छत्तीसगढ़, 4 नंबर पे ओडिशा और 5 नंबर पे आंध्र प्रदेश। ये इसका उत्तर से दक्षिण का। कई बार क्या है, कर्क रेखा में भी पश्चिम से पूर्व का क्रम डिसाइड करवा लेते हैं। हाँ, क्रम के आधार पे इनको बांटो या क्रम के आधार पे इनको सेट करो, तो क्रम भी ध्यान रखना इनका। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का ये क्रम है। अगर दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछ ले तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये इसका दक्षिण से उत्तर का क्रम हो गया। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये ध्यान रखना है अपने को। उसके बाद में जो हमारी 0 डिग्री GMT है वो कहां से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच शहर से। कहां से? लंदन के ग्रीनविच शहर से होके गुजरती है। और हमारी जो IST है, इसका जो ये 5.5 घंटे का ये जो पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री, वो कहां से लिया गया है? उत्तर प्रदेश के नैनी मिर्जापुर या प्रयागराज से ये मानक समय लिया गया है। IST और कर्क रेखा एक दूसरे को कहां काटती है? तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के सूरजपुरा जिले के भैंसा मुंडा में एक दूसरे को काटती है। ठीक है, उसके बाद में ये कौन से पर्वत से होकर गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा, पूर्वी घाट पर्वत से होकर गुजरती है हमारी IST। ठीक है, मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि कर्क रेखा कौन से पर्वत से होकर गुजरती है। ये आपको कमेंट में जवाब देना है कि वो कौन सा पर्वत है जिससे हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है, और उस नदी का नाम भी बताना है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, पिछली कक्षा में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी थी? कांगो नदी, मैंने आपको बताया था। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी है, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। कांगो नदी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी, जिसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के विंध्याचल की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है, और राजस्थान में वो कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है ये सारी बातें। अब अपन बढ़ते हैं किसकी ओर? भारत का जो समुद्री क्षेत्र था उसके ऊपर चर्चा कर ले। जी सर, कर लो चर्चा, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो चर्चा के लिए तो आए ही हैं यहाँ पे। अभी तो मैंने चर्चा की है। इन सभी चीजों को नोट डाउन भी करते हुए चलना। ठीक है, नोट्स वगैरह जो भी होंगे वो क्या है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको प्रिंट करने में, बाकी बुक में तो सारे लिखे हुए हैं। अगर हो सकेगा तो मैं बुक से फोटो लेके PDF बना के आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अन्यथा नोट्स अगर टाइप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्या क्या है कि मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा ना, समय का अभाव मेरे पास। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा टाइप करने का टाइम नहीं मिल रहा। बाकी टाइप कर रहा हूँ, ये मैं सोचो टाइप किया ही नहीं, कर रहा हूँ थोड़े थोड़े, है ना। बाकी एक साथ मैं सोच रहा हूँ एक साथ डाल देंगे तो थोड़ा सा रोला सा जम जाएगा कि हाँ एक साथ इतने नोट्स आ गए। पर कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे टाइप होते रहेंगे हम डालते रहेंगे, है ना। बाकी थोड़ा सा समय का अभाव है, डाल दिया जाएगा जल्दी। आता है क्या? भारत का समुद्री क्षेत्र। ठीक है, ये लो जी। अब इस समुद्री क्षेत्र के बारे में देखो, हमारा जो विश्व है, जी सर हमारा है, ठीक है, इसके अंदर हमने जमीनों को बांट लिया। जी सर बांट लिया। अब जमीन बट गई तो बताओ भाई साहब जल कहाँ रह जाएगा? जल का बंटवारा होगा। जी सर होगा। तो सभी देशों को अलग अलग अधिकार दे रखे हैं कि भाई इसका देश, इस देश का अधिकार इतनी दूरी तक रहेगा, इससे आगे इस देश का अधिकार हो जाएगा। तो ऐसे कुछ अधिकार है, और इस आधार पे ही एक संधि हुई थी अपने, क्या हुई थी? विश्व स्तर पे एक अंतरराष्ट्रीय संधि होती है। क्या होती है? एक अंतरराष्ट्रीय संधि होती है विश्व स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय संधि होती है इसी बंटवारे को लेकर। ठीक है, उसका नाम है UNCLOS। क्या नाम है इसका? UNCLOS। पूरा नाम देखिएगा, UNITED, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ऑन द लॉ ऑफ सी। ये एक संधि होती है। इस संधि को क्या कहते हैं? हाँ, हिंदी में भी लिख देता हूं, कुछ भाई लोग ऐसे भी जिनको हिंदी में जरूरत पड़ती। समुद्रीय कानूनों के लिए, समुद्रीय कानूनों के लिए
लिए संयुक्त राष्ट्र संधि क्या है? समुद्री कानूनों के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि ये इसका हिंदी हो गया, ठीक है। अब देखो जी, भारत के अंदर सॉरी विश्व के अंदर क्या हुआ, जल का बंटवारा करने के लिए या जल के जो समुद्री सीमाओं को निर्धारित करने के लिए एक संधि होती है, उस संधि का नाम क्या है? यूएनसीएलओएस, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ ऑन द लॉ ऑफ सी। समुद्री कानूनों के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संधि होती है। इस संधि के अंदर क्या है, समुद्री क्षेत्र में सीमाओं का बंटवारा किया जाता है, वो अब अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इस संधि को 1984 में क्या हुआ, अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1984 में अपनाया गया। और ध्यान रखिएगा 16 नवंबर 16 नवंबर 1994 में इसे लागू किया गया। भारत में कब लागू किया गया? लागू किया गया इसे 16 नवंबर 1994 में, और लगभग इसके अंदर 160 देश शामिल हैं। कितने देश? 160 देश इसके क्या है? सदस्य हैं। लगभग 160 देश इसके क्या है? सदस्य हैं। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर क्या सीमा क्षेत्र बांटे गए उनकी अपन बात करते हैं, ठीक है। अब भारत का जो समुद्री सीमा क्षेत्र है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। अब उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। ये तो हो गई संधि की बात, भाई किस आधार पर इनको बांटा गया था, ठीक है। यूएनसीएलओएस क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, पूरा नाम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, समुद्री कानूनों के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संधि है। 1984 में अपनाया गया, ठीक है। इसमें संधि का नाम भी पूरा ऐसे ही आता है, यूएनसीएलओएस 1984, ये पूरा संधि का नाम है। 1984 में अपनाया गया, 16 नवंबर 1994 में इसे लागू किया गया भारत के अंदर, और लगभग इसके 160 देश क्या है? सदस्य है वर्तमान में, ठीक है। ये बात अपने को इसमें ध्यान रखनी। अब सुनना, अब अपन बात करते हैं ये जो समुद्री सीमा होती है इसकी, कैसी समुद्री सीमा होती है। अब देखो समुद्री सीमा है तो भारत के तटीय क्षेत्र में ही आएगी भाई, स्थलीय जमीन में थोड़ी ना समुद्री सीमा बनेगी। ये अपना भारत है जी सर, ये प्रायद्वीपीय भारत है, यानी भारत का तटीय हिस्सा है। इधर हमारे अरब सागर आ जाता है, आता है कि नहीं आता बताओ? आता है सर, इधर अरब सागर आ गया, और इधर आती है हमारी बंगाल की खाड़ी। क्या आती है? बंगाल की खाड़ी। हालांकि अपने इनकी बात नहीं करेंगे अरब सागर बंगाल खाड़ी की, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि, और इधर नीचे अपना आता है इंडियन ओशियन या हिंद महासागर जिसे मैं कहूँ, यही आता है जी सर, यही आता है। आपकी बात से सहमत है। अब सुनो, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, जो भी समुद्री सीमाएं खींची जाएंगी तटीय क्षेत्र में खींची जाएंगी, जहां समुद्र होगा वहीं तो खींची जाएगी। बताओ स्थलीय भाग में थोड़ी खींची जाएगी, सही बात है कि नहीं? जी सर सही बात है। अब ये समुद्री क्षेत्र है तो इसके अंदर समुद्री सीमाएं खींची जाएंगी, इसमें क्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे, भैया इतना क्षेत्र भारत का है, इससे आगे का क्षेत्र फलाने फलाने देश का है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो अपन बात करते हैं थोड़ी सी, पहले यहाँ पे खींची जाती है आधार रेखा। क्या खींची जाती है? आधार रेखा। इनको साफ कर दो। अब ये भारत का ये जो तटीय क्षेत्र, ये क्या टेढ़ा मेढ़ा है, इस टेढ़े मेढ़े तटीय क्षेत्र को सीधा करने के लिए एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। क्या खींची जाती है? काल्पनिक रेखा। और इस काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? आधार रेखा कहा जाता है, ठीक है। क्या है आधार रेखा? आधार रेखा अगर मैं आपसे पूछ लूं तो भारत के लिखो आधार रेखा में, भारत के टेढ़े मेढ़े, टेढ़े मेढ़े खाए हो कभी? टेढ़े मेढ़े तटीय, टेढ़े मेढ़े तटीय क्षेत्र को सीधी करने वाली रेखा, सीधी करने वाली काल्पनिक रेखा, वो क्या कहलाएगी? आधार रेखा, ठीक है। अब सुनना, ये जो समुद्र तो यहाँ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, पानी तो यहाँ भी आएगा, ये तो काल्पनिक रेखा है, तो ऐसा तो है नहीं भी यहाँ पे दीवार खींच दी, ठीक है। ये दोनों साइडें होंगी, ये आधार रेखा इधर भी खींची गई थी, ठीक है, एक साइड ही बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये जो हमारी मुख्य जो मेन जो हमारी कोस्टल लाइन है तटीय, और ये जो बेस लाइन है आधार रेखा, इसके बीच में जल है कि नहीं है? सर जल है, यहाँ पे आएगा। इस जल को बोलते हैं आंतरिक जल। क्या बोलते हैं? आंतरिक जल। क्या कहते हैं इसको? आंतरिक जल। अब आंतरिक जल इसको क्यों कहते हैं, तो इसकी ध्यान रखना, आंतरिक जल की परिभाषा, भारतीय तटरेखा और आधार रेखा के बीच में जो जल का भाग आता है उसे आंतरिक जल कहते हैं अपन, ठीक है। ये ध्यान रखना अपने को, इंटरनल वाटर। उसके बाद में एक चीज ध्यान रखना, समुद्र के अंदर जब भी दूरी मापी जाएगी,
पानी में जब भी दूरी मापी जाती है वो मापी जाती है नॉटिकल मील में। किस में मापी जाती है? तो ध्यान रखना, नॉटिकल मील में। अपन जब स्थल पे मापते हैं तो अपन किस में मापते हैं सर? अपन तो सिंगल मील में ही मापते हैं। और पानी में जब भी दूरी मापी जाएगी, या मैं कहूँ समुद्र में जब भी दूरी मापी जाएगी, तो वो किस में मापी जाएगी? नॉटिकल मील में। और एक नॉटिकल मील का मतलब होता है, एक नॉटिकल मील का मतलब होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है, ये होता है एक नॉटिकल मील का मान। अगर आपसे मैं कहूँ एक मील का मान कितना होता है, तो लगभग 1.6 किलोमीटर एक मील का मान होता है, ये ध्यान रखना है। और जब भी इसके अंदर गहराई मापी जाएगी, ध्यान रखिएगा, अगर समुद्र के अंदर गहराई जब जब मापी जाती है, वो गहराई मापी जाती है फैदम में। किस में मापी जाती है? पानी में गहराई मापी जाती है फैदम में। किसमें? फैदम में। ठीक है, एक फैदम का मतलब होता है 6 फुट। फैदम का मतलब होता है 6 फीट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक फैदम का मतलब कितना होता है? 6 फीट होता है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक बात है। अब अपन समुद्र क्षेत्र की बातें अब करेंगे आगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आंतरिक जल बेस लाइन, अब जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी समुद्र में वो बेस लाइन से मापी जाएंगी, ना कि मुख्य तटीय सीमा से। ठीक है, इसलिए अपन ने काल्पनिक रेखा खींची, आधार रेखा। ठीक है, जितनी भी, अब भारत की जो तट समुद्री जो तटीय क्षेत्र है वो कितने भागों में बटा हुआ है सर जी? 3 भागों में बटा हुआ है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। जी सर, रख लेंगे, ये बात तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं भी पसीना पोंछ लेता हूँ, हाई गर्मी हो रहा है मेरा भी, है ना। ये देखो आगे, इनको मैं मिटा देता हूँ सारी चीजों को। आगे देखो, अब आधार रेखा से अपने को चीजें मापनी है। अब देखो, मैं जितनी भी दूरियां बताऊंगा वो मैं किलोमीटर में नहीं बताऊंगा, अब मैं बताऊंगा नॉटिकल मील में। किस में बताऊंगा? नॉटिकल मील में। क्योंकि अभी अपन ने देखा, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी किस में मापी जाएंगी सर? नॉटिकल मील में मापी जाएंगी। तो मैं दूरियां किस में बताऊंगा आपको? यहाँ पे नॉटिकल मील में बताऊंगा, ना कि किलोमीटर में। ठीक है, मील में भी नहीं बताऊंगा, नॉटिकल मील में। एक नॉटिकल मील मतलब 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है सर, आगे याद। आगे देखो, आधार रेखा से, इस वाली रेखा से 12 समुद्री मील या 12 नॉटिकल मील कह दूं मैं इसको, 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र आता है। और यहां पे एक सीमा आती है, इसको कहा जाता है प्रादेशिक सीमा क्षेत्र। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? प्रादेशिक सीमा क्षेत्र। पहले वाली अपनी क्या थी? आधार रेखा, इसको मैं यहां लिखता हूं बेस लाइन। ठीक है, और अब आती है 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र, इसे कहते हैं अपन क्या? प्रादेशिक सीमा क्षेत्र। इसको समुद्री सीमा क्षेत्र भी कहते हैं, प्रादेशिक सीमा क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? प्रादेशिक सीमा क्षेत्र। ये ध्यान रखना। अब इस प्रादेशिक सीमा क्षेत्र की मैं यहाँ पे बातें भी लिखता जाता हूँ साथ ही साथ। ठीक है, इनकी बातें मैं इधर लिखता जाता हूँ। पहली अपनी आएगी प्रादेशिक सीमा, क्या आएगी? प्रादेशिक सीमा क्षेत्र, प्रादेशिक सीमा क्षेत्र। अब अपन प्रादेशिक सीमा क्षेत्र की बात कर ले, तो पहली चीज ध्यान रखनी है कि यह आधार रेखा से कितनी दूरी तक है? आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र आता है, इसमें तक का क्षेत्र इसके अंदर आता है। अब इसमें अधिकार क्या क्या होते हैं? तो भारत के इसके अंदर अधिकार आते हैं कि जितने भी जो भी संसाधन निकलेगा उनको पूर्ण दोहन का अधिकार भारत के पास होता है। ठीक है, तो यहां मिलने वाले, यहां मिलने वाले सभी संसाधनों के, सभी संसाधनों के संपूर्ण दोहन का अधिकार किसके पास होता है? संपूर्ण दोहन का अधिकार किसके पास? भारत के पास। क्योंकि भारत की पढ़ रहे अपन, अधिकार भारत के पास होता है, भारत के पास होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जी सर आ गया, खतरनाक तरीके से आ गया। ये बात ध्यान रखनी है अपने को इसमें। अब सुनना, आधार रेखा से मापना है अपने को सारी दूरियां। कहां से मापनी है? आधार रेखा से। मापो, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील। कितना? 24 नॉटिकल मील। 12 तो ये हो गया, और यहां से 12 माप लो। ठीक है, कितना हो गया? आधार रेखा से तो 24 नॉटिकल मील हुआ कि नहीं हुआ? आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील। और अगर आप प्रादेशिक सीमा से मापोगे, 12 तो ये है ही, 12 घटा दो तो प्रादेशिक सीमा से 12 ही होगा। बताओ आया कि नहीं समझ में? आ गया सर। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र आता है उसको बोलते हैं संलग्न सीमा क्षेत्र। क्या बोलते हैं? संलग्न सीमा
क्षेत्र, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं अवच्छिन्न मंडल। क्या लिख सकता हूं मैं इसको? अव अवच्छिन्न, इसको मैं लिख सकता हूं अवच्छिन्न मंडल। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अवच्छिन्न मंडल या संलग्न सीमा क्षेत्र क्या होता है? आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र कहलाता है। और प्रादेशिक सीमा से, ये वाली देखो, यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है? 24 नॉटिकल मील। और यहां से अगर मैं आपसे पूछ लूं और यहां तक की दूरी पूछ लूं तो ये कितनी है? 12 नॉटिकल मील। क्यों है? क्योंकि 12 तक तो अपने प्रादेशिक सीमा रही और 12 से आगे 12 और, तभी तो पूरा 24 होगा, कंप्लीट 24। और ये वाला 12 का है, ये भी 12 का है। प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल मील और वास्तविक रूप में संलग्न सीमा क्षेत्र 12 नॉटिकल मील का ही है, पर अपन आधार रेखा से मापते हैं तो कितना हो जाता है? 24 नॉटिकल मील का हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो दूसरी परिभाषा या दूसरा सीमा क्षेत्र में यहां पे लिखता हूं संलग्न सीमा क्षेत्र। क्या लिखता हूं मैं? संलग्न सीमा क्षेत्र में यहां पे लिखता हूं। संलग्न सीमा क्षेत्र में कलर चेंज कर लेते हैं ना। देखो, पहली चीज अपन ने क्या लिखी थी? 12 आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, तो इसमें यही लिखता हूं मैं, आधार रेखा से कितना है ये? आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र। यही है 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र। जी सर, है 24 नॉटिकल मील तक का। अगर मैं वास्तविक रूप में पूछूं तो कितना है ये? 12 ही है। जी सर, 12 ही है। तो मैं यहां से ये भी पूछ सकता हूं वास्तविक रूप में कितना है ये, तो आप कहोगे सर 12 नॉटिकल मील ये वास्तविक रूप में। तो अगर अपन इसको प्रादेशिक सीमा क्षेत्र से मापते हैं तो इसका ये वाला जो क्षेत्र है ये 12 नॉटिकल मील का ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके अधिकार क्या क्या होते हैं तो सुनना। सीमा शुल्क की वसूली करना, सीमा शुल्क की वसूली करना। जी सर। ठीक है, साफ सफाई वगैरह का ध्यान रखना। ठीक है, साफ सफाई का ध्यान रखना। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण, नियंत्रण का ध्यान रखना। और वित्तीय अधिकार, वित्तीय अधिकार, ये इसके कुछ अधिकार आते हैं इसमें। ठीक है, सीमा शुल्क की वसूली यानी कि बाहर से अगर कोई दूसरे देश का कोई जहाज आ रहा है तो उससे क्या करना है? अपने को टैक्स लेना है। ठीक है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, पर्यावरणीय जो स्वच्छता है उसका ध्यान रखना है, प्रदूषण नियंत्रण का ध्यान रखना है, और वित्तीय अधिकार इसके इसमें क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, ये हमारे 2 सीमा क्षेत्र हो गए। तीसरा जो सीमा क्षेत्र आता है उसको मैं यहाँ पे आगे लिखता हूं। तीसरा जो सीमा क्षेत्र आता है, माफ करना। ठीक है, तीसरा जो सीमा क्षेत्र आता है वो आता है हमारी आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र। आधार रेखा से कितना है? यहां से मापना शुरू करो आप, और 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, इतना क्षेत्र आता है। और लास्ट में ये जो सीमा आती है इसको बोलते हैं अनन्य सीमा क्षेत्र। अनन्य सीमा क्षेत्र। ठीक है, आधार रेखा से कितना है? वही 200 नॉटिकल मील। ठीक है, और अगर मैं यहां से मापना चाहूं इसको, कहां से? संलग्न सीमा क्षेत्र से मापना चाहूं तो ये कितना है? तो 200 में से 24 गया तो कितना बचा? 176 नॉटिकल मील। वास्तविक रूप में तो ये कितना है? 176 नॉटिकल मील। और अगर अपन आधार रेखा से मापते हैं तो 24 ये ऐड होगा और 176 ये ऐड होगा, तो पूरा 200 नॉटिकल मील तक का समुद्री क्षेत्र हो जाएगा। किसके अंदर? अनन्य सीमा क्षेत्र के अंदर। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो 2 बातें हो गई उसके बारे में, उनको मैं साफ करके मैं तीसरे के बारे में लिखूंगा, अनन्य सीमा क्षेत्र के बारे में यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, इनको उतार लो, ये इसके बारे में ध्यान रखना है, इनके अधिकार जो भी है वो सारे। ठीक है भाई, आगे देखिए। अब जो अनन्य सीमा क्षेत्र है इसके अंदर अपने को क्या क्या ध्यान रखना है? अनन्य सीमा क्षेत्र में पहले तो ध्यान रखना है ये कितनी दूरी तक आता है? आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र आता है। ठीक है, तीसरी अगर समुद्री क्षेत्र की मैं बात करूं तो उसका नाम है अनन्य सीमा क्षेत्र। क्या है? अनन्य सीमा क्षेत्र उसका नाम है। ये कहां से कहां तक है? तो पहली चीज ध्यान रखना, आधार रेखा से, बेस लाइन से तो कितना है? 200 नॉटिकल मील, है कि नहीं? और यहां से अगर मैं माप रहा हूं तो ये पूरा का पूरा 200 नॉटिकल मील तक आता है। ठीक है, और अगर मैं इसको वास्तविक रूप में बात करूं, वास्तविक रूप का मतलब जो हमारा अवच्छिन्न मंडल है, वास्तविक रूप में ये कहां से कहां तक है? देखो, ये वाला क्षेत्र प्रादेशिक सीमा क्षेत्र, ये वाला संलग्न सीमा क्षेत्र। अब यहां से यहां तक का ही तो कहलाएगा अनन्य सीमा क्षेत्र।
जी सर कहलाएगा। अगर मैं इसको वास्तविक अगर इसकी दूरी पूछूं आपसे तो 176 नॉटिकल मील होगी। वास्तविक रूप में कितना है ये 176 नॉटिकल मील। नॉटिकल मील को मैंने शॉर्ट में लिखा है एनएम। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें इसके अधिकार क्या क्या होते हैं, तो अधिकार का ध्यान रखना। यहां पे अगर कोई संसाधन मिलता है, संसाधन उसका सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वेक्षण का अधिकार इसके पास है, दोहन का अधिकार इसके पास है, और उसके संरक्षण का अधिकार भी इसके पास है। अगर यहां पे, ये तो पहला अधिकार हो गया। दूसरा अधिकार, यहां पे अगर कोई वैज्ञानिक शोध करता है, कौन, अगर कोई वैज्ञानिक शोध करता है तो उसका अधिकार भी किसके पास है, भारत के पास है। अगर यहाँ पे कोई नया द्वीप खोजा गया है, नया द्वीप मिलता है, उसका अधिकार भी किसके पास है, भारत के पास। अगर यहाँ पे कोई कृत्रिम द्वीप स्थापित कर रहा है, उसका अधिकार भी किसके पास है, भारत के पास है। तेल निकालने का अधिकार भी किसके पास है, भारत के पास है। ठीक है, तेल निकालने, मछली पकड़ने, मछली पकड़ने, ये सारे अधिकार किसके पास है, भारत के पास है। ठीक है, ये संसाधन के अंदर ही आ गया, तेल निकालना, मछली पकड़ने, सारे संसाधन में आ जाते हैं। इसलिए मैंने लिख दिया कि अधिकार में क्या क्या है, संसाधनों के सर्वेक्षण, दोहन और संरक्षण का अधिकार, वैज्ञानिक शोध, नया द्वीप, कृत्रिम द्वीप स्थापित करने का, तेल निकालने, मछली पकड़ने का अधिकार इसमें आता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसके बाद में क्या समुद्र खत्म हो जाता है, नहीं रे, समुद्र खत्म नहीं होता है। आगे का जो, अब देखो यहां तक तो भारत का अधिकार था, उसके बाद में ये जो पानी समुद्र का हिस्सा आ रहा है, ये इसको कहा जाता है उच्च उच्च सागर। क्या बोला जाता है, उच्च सागर, या मैं कहूं इसको खुला महासागर भी कहा जाता है, खुला महासागर भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको हाई सी भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इस पे क्या होता है, ये जो उच्च महासागर है, ये उच्च सागर है, ये जो खुला सागर है, इस पे सभी देशों का समान अधिकार होता है। किनका अधिकार होता है, सभी देशों का समान अधिकार होता है। मैं यहां पे लिख दूं, सभी देशों का समान अधिकार होता है, समान अधिकार होता है इस पे। ठीक है, अधिकार होता है, ये बात अपने को ध्यान रखनी। ठीक है, एक बार मेरे साथ में दोहराओ, फटाफट से दोहराओ, फिर क्लास को समाप्त करेंगे अपन। देखो, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र प्रादेशिक सीमा, ठीक है, जिसमें सभी प्रकार के संसाधनों को पूर्ण दोहन का अधिकार भारत के पास होता है। उसके बाद में आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र संलग्न सीमा क्षेत्र, अवच्छिन्न मंडल, जिसमें क्या क्या होता है, सीमा शुल्क की वसूली, साफ सफाई का ध्यान रखना, पर्यावरण स्वच्छता का ध्यान रखना, प्रदूषण नियंत्रण का ध्यान रखना, वित्तीय अधिकार, वो किसके अंतर्गत आते हैं, भारत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, अनन्य सीमा क्षेत्र कहलाता है, जिसके अंदर अधिकार आते हैं संसाधनों के सर्वेक्षण, दोहन और संरक्षण का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, तेल निकालने का अधिकार, वैज्ञानिक शोध का अधिकार, अगर कोई द्वीप पाया जाता है, कोई द्वीप खोजा जाता है, उसका अधिकार भी भारत का होगा, और अगर कोई कृत्रिम द्वीप स्थापित किया जाता है, वो भी किसके अधिकार क्षेत्र में होगा, भारत के अधिकार क्षेत्र में होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ बनाई कि नहीं चील गाड़ी अपन ने, सर जी बना दी चील गाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था हमारा भारत का समुद्री क्षेत्र। ठीक है, एक नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर होता है, ये आपको बताना है कमेंट में, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फैथम में मापी जाती है इसकी गहराई, और जो लंबाई मापी जाती है, दूरी मापी जाती है पानी के अंदर, वो मापी जाती है नॉटिकल मील में। ठीक है, सामान्य रूप से अपने स्थल पे मील में, किलोमीटर में मापते हैं, और पानी में मापी जाती है नॉटिकल मील में, जिसका मान होता है एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। ठीक है, बताओ आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपका अगर कोई फिर भी कोई प्रश्न रह जाता है, मैं मानता हूं हाँ रह सकता है, इंसान है, गलती हो सकती है, समस्याएं आती है इंसान के जीवन में, फिर भी अगर आपके सामने कोई समस्या आती है, अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई शंका है, कोई संदेह है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है, 24 घंटे 7 दिन हमेशा खुला रहता है। तो बेझिझक, बिना शर्माए, बिना किसी हिचकिचाहट के पूछ सकते हो ना, उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नई कक्षा में, अब एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए उद्धार क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, राम राम, खमा घनी।